अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली उन लोगों का जो हमारे चैनल्स को व्यू कर रहे थे, लिसन कर रहे थे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे। अब माशाल्लाह से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल को देखें, सुने, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी भी हमारे व्यूज़ जो है वो हज़ारों में हैं, 20-20 हज़ार, 17-17 हज़ार एक टेप पे, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर की तादाद से 4 गुना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सरकटा, इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी खबरें अक्सर सुनी होंगी। कुछ व्लॉगर्स ने इन पे व्लॉग बनाए, कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी आपको नजर आएंगी, और काफी दफा न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल्स पे भी इनकी छोटी छोटी खबरें चली। सरकटा दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों को देखा गया है, मुख्तलिफ लोगों ने देखा है, उसकी साइटिंग हुई है, लेकिन आजकल कराची में इसकी साइटिंग बहुत हो रही है। काफी इलाकों में ये सरकटा टाइप की मखलूक देखी गई और लोगों ने रिपोर्ट की। ये क्या फिनोमेना है, समझ से बाहर है। क्या ये कोई दूसरी मखलूक है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, और उसकी वजह यह है कि ये जब भी जहां भी कहीं देखा जाता है बिल्कुल एक इंसान, नॉर्मल इंसान के रूप में होता है, यानी कि उसके हाथ, पांव, जिस्म के तमाम एज़ा, कपड़े, जूते सब एक नॉर्मल इंसान वाले होते हैं, बस सिर्फ उसका सर नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई दूसरी मखलूक नहीं है, बल्कि जिन्नात की ही एक फॉर्म है। और जो शैतानी टाइप के जिन्नात होते हैं वो अपने आप को हेडलेस कर कर लोगों के सामने आते हैं डराने के लिए। जैसे हमेशा आप वाकयात में सुनते हैं, मुख्तलिफ रूप में, कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, सांप के रूप में वो जिन्नात जाहिर हो जाते हैं। कराची में ये वाकयात बहुत बढ़ गए हैं और बहुत लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। कुछ वाकयात मेरे साथ भी लोगों ने शेयर किए, तो मैंने आज सोचा कि इन सारे वाकयात को इकट्ठा करके मैं आपके सामने पेश करूं। और सबसे पहले जो मुझे एक वाकया बताया वो मेरे अपने एक लोडर ने बताया, क्योंकि पता है आपको कि मैं PIA में कार्गो टर्मिनल मैनेजर था। तो उस वक्त हमारे यहाँ एक लोडर हुआ करता था, मेमन गोट का रहने वाला अब्दुल हकीम बिलोच। हमारी शिफ्टिंग होती थी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक, और रात के 9 से सुबह 9 बजे तक। अब हकीम बिलोच जिस शिफ्ट में था, उसका शिफ्ट इंचार्ज मुझसे 2-3 दफा ये शिकायत कर चुका था कि सर ये मगरिब से पहले भाग जाता है, मगरिब से पहले ही ड्यूटी से ऑफ करके चला जाता है, कभी पूछ के परमिशन लेके, कभी विदाउट परमिशन। तो जब 2-3 कंप्लेंट्स आई उसकी, तो मैंने उसको एक एक्सप्लेनेशन लेटर इशू कर दिया। अब वो अगले दिन भागता हुआ मेरे ऑफिस में आया। मैंने उसको खैर डांट डपट की और मैंने कहा कि तुम ये क्या करते हो? शिफ्ट इंचार्ज को शिकायत है कि तुम रोज जब भी डे ड्यूटी होती है तो मगरिब से पहले भाग जाते हो। खैर वो हाथ में जोड़ने लगा, बोलने लगा सर आप मेरी मजबूरी है, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो बहुत सुनसान इलाका है। जो लोग कराची के रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि मॉडल कॉलोनी से जो मेमन गोट जाने वाली रोड है, तो वहां पर रास्ते में एक डेयरी फार्म आता है
और उसके बाद फिर वो मेमनगोड का रास्ता शुरू हो जाता है। तो डेयरी फार्म तक तो फिर भी कुछ लोग रहते हैं, लेकिन डेयरी फार्म से आगे फिर वो रोड जो है ना 2-3 किलोमीटर तक बिल्कुल सन्नाटे में हो जाती है। और अब तो वो बहुत अच्छी रोड बन गई है। 10-15 साल पहले वो बिल्कुल टूटी फूटी ऐसी रोड होती थी, सन्नाटा। तो वो बताने लगा मुझे कि सर, एक तो लूट मार का डर होता है। मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ, मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, रास्ते में डाकू मेरी मोटरसाइकिल ही ना छीन ले, या कम से कम मेरा पर्स, पैसे, घड़ी, मोबाइल सब छीन लेते हैं। और ऐसे वाक़यात होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डे लाइट में मगरिब से पहले पहले उस इलाके से निकल जाऊं। और आप मेरे शिफ्ट इंचार्ज से पूछ लें कि जब मेरी नाइट ड्यूटी होती है तो मैं रात को 9 बजे नहीं आता, बल्कि मैं मगरिब के वक्त एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं। इसलिए कि नाइट में भी आते वक्त भी मुझे यही खतरा होता है, तो मैं घर से पहले निकलता हूं। तो नाइट में मैं 2 घंटे पहले आ जाता हूं, और डे में आप मुझे थोड़ा सा मार्जिन देते हैं कि 2 घंटे पहले छोड़ दिया करें। और फिर वो बताने लगे कि सर 15 दिन पहले की बात है, मैं इसी तरीके से मैं काम में फंसा हुआ था, तो मैं शिफ्ट इंचार्ज ने मुझे परमिशन नहीं दी और मैं भी रुक गया, और मैं कोई 9:15 बजे के करीब एयरपोर्ट से निकला। अब जब मैं वो अपने इलाके में डेयरी फार्म को क्रॉस करके आगे जा रहा था, तो मेरा घर वहाँ से कोई 2 किलोमीटर मेमनगोड है, वहाँ पर मेरा घर है। तो जब मैंने तकरीबन मेरा घर कोई 1-1.5 किलोमीटर रह गया, तो 9 बज के कोई 40 मिनट या 35 मिनट का वक्त था रात को। रोड बिल्कुल सन्नाटे में थी, कोई बंदा नहीं था, सुनसान पड़ा हुआ था। तो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ भैंसों के कुछ बाड़े हैं। तो मैंने क्या देखा कि एक शख्स जो है वो रोड के किनारे पर खड़ा हुआ है। ये मैं अपनी मोटरसाइकिल की हेडलाइट जो उस पर पड़ रही थी, और वो 50-100 मीटर दूर तक जा रही थी उसकी लाइट, उससे मुझे नजर आया कि एक शख्स जो है वो रोड के किनारे खड़ा हुआ है राइट साइड पे, और उसके हाथ में वो डोलची टाइप की है, जो छोटी सी बाल्टी होती है ढक्कन वाली, जिसमें अक्सर लोग दूध लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दूध लेने जा रहा है या दूध लेकर आ रहा है, और वो रोड पर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में वो डोलची है। जब मैंने उसको गौर किया तो पूरा एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन सर उसका जो है ना वो सर नहीं था, वो हेडलेस था। अब ये सब कुछ चंद सेकंड में हुआ, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पर था। मैंने सोचा कि अगर मैं आस्था करता हूँ, ब्रेक मारता हूँ, तो ब्रेक मारते मारते और मेरी मोटरसाइकिल रुकते रुकते मैं बिल्कुल इसके सामने पहुंच जाऊंगा और मेरी मोटरसाइकिल रुक जाएगी, तो वो और ज्यादा खतरे की बात है। मुझे डर लग रहा था, तो मैंने कहा मैं तेज स्पीड में इसके सामने से गुजर जाता है। अल्लाह मालिक है, मैंने कुछ आयत पढ़नी शुरू की और उसी स्पीड से तेज मोटरसाइकिल लेके उसके सामने से गुजरा। बोलता है सर यकीन करें उमदा साहब, जब मैं उसके सामने से गुजरा तो इंसान की एक नेचर होती है, तिरछी नजरों से मैंने उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल साकित उसी तरीके से खड़ा रहा और उसका सर नहीं था। उसके हाथ में डोलची थी वो, और नीचे वो बिल्कुल उसकी टांगे, उसके हाथ, उसके कपड़े बिल्कुल नॉर्मल इंसानों वाले थे। मैं उसके सामने से गुजर गया, और फिर जब मैंने थोड़ी दूर जाकर तकरीबन कोई 100 मीटर या 150 मीटर मोटरसाइकिल आगे कर ली, तो फिर मैंने मोटरसाइकिल की स्पीड हल्की की, और फिर मैंने चाहा कि मैं घूम के देखूं इसको कि ये वहीं खड़ा है या चला गया। तो यकीन करें जब मैंने मोटरसाइकिल की स्पीड हल्की की और गर्दन घुमा के देखी, तो वो अब मुझसे 10 फीट के फासले पर टोटल खड़ा हुआ था, जबकि मेरी मोटरसाइकिल 100-150 मीटर आगे आ गई थी स्पीड में। लेकिन अब जब मैंने गर्दन घुमा के देखा तो वही सरकटा इंसान मुझसे कोई 10-15 फीट के फासले पर खड़ा हुआ था। बस फिर मोटरसाइकिल तो स्टार्ट ही थी, मैंने और स्पीड बढ़ाई और 1 किलोमीटर दूर मेरा घर था, मैं घर चला गया और 3 दिन तक बुखार में पड़ा रहा। मैं ऑफिस नहीं आया सर। तो उसकी ये बात सुनकर फिर मैंने उसके शिफ्ट इंचार्ज से कहा कि अच्छा यार कुछ ख्याल कर लिया करो इसके साथ, बाकी एक मजबूरी है, ये ऐसे इलाके में रहता है। इसी तरीके से एक दूसरा वाकया मुझे भेजा अशरफ साहब में।
अशरफ बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स की कब्रें जो है वो ईसा नगरी कब्रिस्तान में है, और मेरा रूटीन है कि मैं हर हफ्ते वालिदैन की कब्रों पे जाया करता हूँ। इसी तरीके से मैंने अपनी एक मोटरसाइकिल खड़ी की बाहर कब्रिस्तान के, और मैं कब्रिस्तान से बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करके वॉक करके चला जाता था। थोड़ी देर वालिद की कब्र पे बैठता था, थोड़ी देर वालदा की कब्र पे बैठता था, और मेरा रूटीन था कि मैं असर के बाद जाता था और मगरिब से पहले मैं वापस आ जाता था। उस दिन मुझे जाते हुए कुछ थोड़ा सा मैं लेट हो गया, और जैसे ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई। खैर कोई ऐसा वक्त नहीं था, कोई डार्क नाइट नहीं थी, कोई लेट नाइट नहीं थी, मगरिब की अज़ानें अभी शुरू ही हुई थी। तो मैं जाके हस्बे मामूल जो है ना वालदा की कब्र पे थोड़ी देर बैठा, फिर वालिद की कब्र पे बैठा। उतनी देर में 10-15-20 मिनट में अंधेरा हो गया, मगरिब की नमाज भी ख़त्म हो गई होगी। तो मैं क्या देखता हूँ, सामने झाड़ियों से झाड़ियाँ हिली और झाड़ियों के पीछे से कोई बंदा आ रहा है। ये नॉर्मल सी एक बात थी। मेरी नज़र उधर गई तो झाड़ियों के अंदर से दरख्त हैं छोटे छोटे वहां पर कब्रिस्तान में, नीचे का धड़ जो है मुझे एक इंसान का नजर आया, और ऊपर का पूरा धड़ वो पत्तों में और झाड़ियों में छुपा हुआ था। तो मैं समझा ठीक है, कोई होगा, फातिहा पढ़ने आया होगा कोई, या यहाँ कब्रिस्तान का कोई आदमी होगा, गोरकुन वगैरह। 1-2 मिनट में बैठा रहा। 1-2 मिनट बाद वो झाड़ियों से पूरा आदमी नमूदार हुआ। फिर मेरी नजर जब उसकी तरफ गई, मुमताज साहब सर से लेके पैर तक मेरे पसीने छूट गए। जब मैंने नजर उसकी तरफ उठा के देखा तो पूरा इंसान नॉर्मल था, लेकिन उसका सर नहीं था, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं कब्र से उठा और पीछे मैंने दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए कब्र फलांगता हुआ फिर मैंने एक नजर उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखा। वो उसी तरीके से चलता हुआ जहां मेरी वालिद वालदा की कब्र थी उसी तरफ आ रहा था, और बिल्कुल इंसानों वाले कपड़े थे। मुझे उसके कपड़े भी याद है। उसने शलवार पहनी हुई थी और कुर्ता टाइप का पहना हुआ था, बस उसका सर नहीं था। मैंने भागता भागता मोटरसाइकिल के पास आया और बाहर कब्रिस्तान से निकल के मैं कब्रिस्तान के पास आके, कब्रिस्तान से बाहर निकल के मोटरसाइकिल के पास आके बैठ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी शख्स की हालत ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से या शुगर लो हो जाने की वजह से होगी। मेरे हाथ पैरों में जान नहीं थी। तो वहाँ के दुकानदार और जो लोग थे वो मुझे देखते ही थे, हर हफ्ते में जाता था उधर। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ साहब, आपकी तबीयत तो सही है, हम आपको पानी पिलाएं, कोई मसला है तो बताएं। मैंने कहा नहीं यार, बस कुछ मसला हो गया है, मुझे थोड़ी देर बैठने दे। तो वो एक दुकानदार ने, वो खोखे टाइप की दुकान है, पान सिगरेट का खोखा है, उसके साथ में बैठा रहा थोड़ी देर। 10-15-20 मिनट में मेरे ओसान थोड़े से बहाल हुए, तो फिर मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं घर गया। और ईसा नगरी कब्रिस्तान में और भी मैंने एक व्लॉग देखा है कि वहां पर एक सरकटा जो है ना वो अक्सर नजर आता है कब्रिस्तान के अंदर। ये दूसरी जगह पे भी रिपोर्ट हुआ है, लेकिन मुझे जिन अशरफ साहब ने भेजा वो मुझे पर्सनली भेजा। अब एक है जुनैद सुमरो साहब। जुनैद सुमरो साहब कहते हैं कि मुमताज भाई, मेरे वालिद जो है वो लाली में सिंध सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, और उस हॉस्पिटल बहुत बड़े इलाके में है वो। उसी के अंदर कुछ बेंगलोज हैं डॉक्टर्स के, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के क्वार्टर्स हैं, और हॉस्पिटल का जो पूरा निज़ाम होता है वो पूरा हॉस्पिटल है। तो इंटीरियर सिंध से अक्सर लोग पेशेंट्स के साथ आते हैं, उनके पास कोई जगह नहीं होती रहने की, तो वार्ड्स के दरमियान में लॉन भी है, पत्थर की बेंचेस बनी हुई हैं, तो वो वहाँ पर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं अपने पेशेंट के इंतज़ार में, क्योंकि एक अटेंडेंट को सिर्फ इजाज़त है कि वो पेशेंट के साथ रह सकता है। तो मेरे वाले साहब एडमिट थे, तो मैं उनके साथ एज अटेंडेंट रहता था रात को। अब वार्ड में तो आपको पता है कि बैठने के लिए अटेंडेंट के लिए सिर्फ एक चेयर होती है,
चेयर पे बंदा कितनी देर बैठेगा। तो मैं हर 1 घंटे 2 घंटे बाद उठता था, थोड़ी सी वॉक करता था बरामदे में, कभी कैंटीन से चाय ले ली। मैं स्मोकिंग करता हूँ तो हर वैसे ही 1-2 घंटे बाद मुझे सिगरेट पीने के लिए बाहर आना होता था। वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर तो सिगरेट नहीं पी जा सकती। तो बोला एक रात ऐसे ही मैं बैठा हुआ था तो रात के 2-3 बजे मुझे नींद से आने लगी, तो मैंने कहा चले। मैं उठा, कैंटीन से मैंने चाय का एक कप लिया और वो जो वार्ड्स के दरमियान में बीच में एक बड़ा सा लॉन था, घास लगी हुई थी और पत्थर की बेंचेस थी। उस पे कुछ लोग सो रहे थे, कुछ बैठे हुए थे। वो घास पे चादर बिछा के सो रहे थे बेचारे, जो इंटीरियर सेंस से आते हैं। तो मैंने कप लिया और सारी बेंचेस भरी हुई थी। एक बेंच पे एक साहब बैठे हुए थे, उकड़ू और चादर वादर ओढ़े बैठे हुए थे। तकरीबन मतलब वो बैठ के समझ लो सो रहे थे, आंखें बंद थी उनकी। और दूर एक बेंच थी पत्थर की, दरख्तों के नीचे, वो खाली पड़ी थी, लेकिन वो काफी दूर थी। तो मैंने कहा उधर जाके बैठने के बजाय मैं इधर ही, जहाँ लोग सब सो रहे हैं और एक बंदा बैठा हो, तो मैं उस बंदे के पास बैठ गया। चाय पी रहा था तो जो सामने दूर को एक बेंच थी, उस पर मेरी नजर पड़ी। उस पर जब मेरी नजर पड़ी तो वहां पर एक शख्स बैठा हुआ है, टांग पे टांग रखी हुई है और उसका पूरा वजूद है, सर नहीं है, सर कटा हुआ। हालांकि वो काफी दूर था, यानी कि 40-50 मीटर दूर था वो मुझसे, लेकिन वो साफ नजर आ रहा था कि पूरा वजूद है, सर नहीं। मैं एकदम डर गया, लेकिन क्योंकि काफी लोग वहां पर घास पे सोए हुए थे, बेंचों पे बैठे हुए थे, तो वो मेरे बराबर में जो शख्स बैठा था, मैंने उसको हिलाया। तो वो सिंधी स्पीकिंग था, तो वो बोलने लगा साईं क्या हुआ। तो मैंने उसको उस बेंच की तरफ इशारा किया कि यार वो सामने देखो जरा। तो यकीन करें मुमताज साहब, उसने उस बेंच की तरफ नहीं देखा, उसने मेरी तरफ ही मुंह करके बात की। और वो सिंधी स्टाइल में ना, उर्दू जैसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलने लगा कि वहां पर तूने कोई सर कटा बैठा देखा है ना। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा यार तुम देखो तो। बोला साईं मैं 2 हफ्ते से यहां पर हूं और मैं इसको 2-3 दफा देख चुका हूं। बेहतर है कि तुम भी मत देखो, बस इधर ही बैठो, चाय पियो, सिगरेट पियो, मत देखो उधर। मुझे बड़ी हैरानी हुई और वो मैं देख रहा हूं कि वो बैठा हुआ है, उससे बात करने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि वो बैठा हुआ है। मैंने वहीं पर बैठ के चाय पी, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई। मैंने सिगरेट पी और फिर वहां पर मैं 2 मिनट 4 मिनट बैठा। तो उस आदमी ने मुझे ये बताया कि साईं मुझे भी ये परेशानी हुई थी, मैं 2-3 दफा इसको देख चुका हूं। इसीलिए आपने देखा होगा वो सामने की बेंच खाली पड़ी होती है, लेकिन यहां पर सारे बेंचें भरी होती हैं, लोग घास पे सो रहे थे। उस बेंच पे जाके, पत्थर की बेंच पे कोई नहीं बैठता। ये यहां पर सबको नजर आता है, लेकिन ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को कुछ नहीं बोलता, सिवाय इसके कि अगर उस बेंच पे जाके कोई लेटेगा या बैठेगा तो फिर ये उसको उठा के फेंक देता है या उसको डराता है, फिर वो डर के बंदा भाग जाता है। तो ये चीज मशहूर है, उस बेंच पे कभी भी आपको कोई बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आएगा तो यही सरकटा नजर आएगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे अजीब सा लगा। तो इस किस्म के वाकयात और साइटिंग कराची में आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। एक व्लॉग मैंने देखा था जिसमें ये एक साहब बता रहे थे कि कराची सिटी स्टेशन के पीछे जो रेलवे यार्ड है और वहाँ पर रेलवे मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स भी हो, बहुत अरसे से, मतलब 50 साल से पुराने वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं क्वार्टर्स में। तो असलम दुर्रानी साहब एक हैं, वो भी मुझे ये बता रहे थे कि मेरे वालिद भी रेलवे में थे और जब तक वो वहाँ पर रेलवे में मुलाजिम रहे और हम उस क्वार्टर में रहते रहे रेलवे के, हम बच्चे थे, छोटे थे। मतलब मेरी एज बताते हैं वो कि मेरी एज जब तक 14-15 साल तक थी, जब तक हम वहीं पर रहते थे। अब वालिद साहब के रिटायर होने के बाद फिर हमने वो इलाका छोड़ दिया और हम कराची के दूसरे इलाके में रहने लगे।
लेकिन हमें याद है बड़ी अच्छी तरीके से कि जब हम बच्चे थे वो खेलते थे तो वही एक सरकटा अक्सर बच्चों को, बड़ों को नजर आता था, और वो सिर्फ रात में नजर नहीं आता था, हम बच्चे उसको दिन में भी देखते थे। जब हम छोटे थे तो हम ये चोर सिपाही और वो छुपन छुपाई खेलते थे, तो यार्ड में दिन के वक्त भी जब आप एक तरफ से अंदर दाखिल हो तो उसके अंदर कोई लाइट नहीं थी, तो उसके अंदर फिर भी अंधेरा होता था। तो बच्चे जो है ना ऐसा करते थे, वो जब खेलते थे वो चोर सिपाही वगैरह, छुपन छुपाई वगैरह, तो वो यार्ड के अंदर जाके छुप जाते थे, तो वहां पर अंधेरा होता था। तो वो सरकटा यार्ड के एक कोने से मतलब घुसता था और वॉक करता हुआ रेलवे ट्रैक के ऊपर वो वॉक करता था, रेलवे लाइन के बिल्कुल बीच में वो वॉक करता था और यार्ड के दूसरे कॉर्नर से वो निकलता था। लोग देखते थे, बच्चे देखते थे, कुछ नहीं कहता था। और मुझे मुमताज साहब उसका हुलिया तक याद है कि वो कैसा होता था, उसने क्या पहना होता था। उसने एक वो डांगरी पहनी होती थी जो सर से लेके पैर तक एक नहीं होती, कवरऑल जिसको बोलते हैं, और वो अक्सर लेबर लोग जो है ना, इंजीनियरिंग लेबर जो है ना खासतौर पर वो पहनते हैं। और वो खाकी रंग की, ब्राउन कलर की वो डांगरी होती थी, और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता था, बड़ा सा हैमर, जैसा अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो रेलवे मुलाजमीन नहीं होते जो ट्रैक के ऊपर मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं, तो वो ट्रैक पे चलते हैं और वो हथौड़ा उनके पास बड़ा सा होता है और वो ठोक रहे होते हैं कोई नट बोल्ट वगैरह या ट्रैक को, उस टाइप का उसके पास एक बड़ा सा हैमर होता था। और वो हैमर हाथ में लेके हिलाता हुआ वो रेलवे ट्रैक के बीच में से चल रहा होता था। और ये काफी लोगों ने देखा। वो डांगरी पहने होता था, बस उसका सर नहीं होता था, तो उसके हाथ होते थे, उसके हाथ में हैमर होता था, और वो रेलवे ट्रैक के दरमियान था, साइड में नहीं चलता था। तो ये वहां पर भी रिपोर्ट हुआ है। और उसके अलावा भी आजकल कराची में इतनी सरकटे की साइटिंग बढ़ गई है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोग इसको देख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट कर देते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं करते। और जो इलाके, जैसे मैंने 4 इलाकों का तो मैंने बता दिया, मेमन रोड का और कराची के रेलवे क्वार्टर्स यार्ड का और वो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल का। तो इसी तरीके से कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें एक रिपोर्ट हुआ है जहाँ पर ये भैंस कॉलोनी के पीछे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पर भी रिपोर्ट हुआ है, वहाँ भी देखा गया है। उसके अलावा जो केमारी का इलाका है उसके पीछे पुरानी एक जैक्सन मार्केट है और उसके पीछे पूरी आबादी है, एक बहुत पुरानी आबादी है, वो भी वहाँ भी देखा गया है। इसी तरीके से मंगो पीर रोड पे जहाँ पर किसी ज़माने में जावेदान सीमेंट होती थी और वो नया नाज़ुमात वगैरह बन गया है बहुत अच्छा, वहाँ पर भी उसकी साइटिंग हुई है। एक सामने उसको सुपर हाईवे पर देखा कि मतलब उनकी गाड़ी जा रही है और वो रोड के किनारे खड़ा हुआ है। तो ये समझ लें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना वो साइटिंग उसकी हुई है और लोगों ने देखा है और उसको रिपोर्ट किया है। तो अब ये क्या सच है, झूठ है, वल्लाह आलम, मैं इसके लिए कोई यकीनन नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इतने सारे वाक़यात और इतने सारे लोगों ने जो देखा है वो सब झूठ नहीं बोल सकते। इसमें कुछ ना कुछ तो हकीकत है कि कराची में ये सरकटे की इतनी साइटिंग किस तरह हो रही है। तो ये ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगी और ये वाक़यात आपको सच्चे लगे या नहीं लगे। इंशाल्लाह थर्सडे को एक नए टेप के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Darkness falls, but the shadows of our tales linger on, creeping into the corners of your mind long after the stream ends. Sleep tight if you dare.